नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मौर्यकाल मौर्य साम्राज्य के टॉप एमसीक्यू, यानी कि इस क्लास में हम टॉप 70 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सीधे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। भारत के इतिहास के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मौर्यकाल और मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। आपका चाहे जो एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से जो है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद को जो है पराजित किया और जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो कब स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसको हराकर? घनानंद को। ठीक है, किस वंश के घनानंद शासक थे? वो नंद वंश के शासक थे। ठीक है, चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति एवं शासन कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ईमानदारी के साथ आप सभी लोग कमेंट करना कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाते कि नहीं लगाते। कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाएगा यदि बिना पढ़े और क्वेश्चन देखेगा पढ़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर लिखा है ग्रंथ अर्थशास्त्र, इसको देखकर सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए ही लगा के आएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर ए लगा के आएंगे, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन ये पुस्तक जो है पूर्णतया राजनीति एवं शासन कला पर आधारित है। ठीक है, तो उसी से संबंधित ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तो ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन में अर्थशास्त्र लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थशास्त्र ही होगा। इसका सही जवाब होगा राजनीति एवं शासन कला। ठीक है, अर्थशास्त्र होने के बावजूद यह पुस्तक जो है मूलतः राजनीति, राजव्यवस्था, प्रशासन और लोक नीति पर आधारित एक महान ग्रंथ है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा गलती से भी अर्थशास्त्र मत लगा के आना, क्योंकि ऑप्शन में आपको अर्थशास्त्र दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि यूनानी ग्रंथों में वर्णित सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं बल्कि भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था? 326 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में या 298 ईसा पूर्व में? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त से किया था। किससे किया था? चंद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्राक्ष या राजत रंगड़ी? तो सही जवाब हो जाता है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्राराक्षर नाटक के रचयिता कौन है? मुद्राराक्षर नाटक के रचयिता कौन है? कालिदास, विशाखदत्त, बाणभट्ट, शूद्रक? तो 7 का सही जवाब हो जाता है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन तथा चाणक्य की कूटनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, आजीवक संप्रदाय या वैदिक धर्म को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। जैन संत भद्रबाहु से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म किससे दीक्षा लेकर स्वीकार किया था या गुरु किसको माना था? तो भद्रबाहु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ और किस विधि से हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वो श्रवण बेलगोला में जो है संलेखना यानी कि काया क्लेश विधि द्वारा हुई थी। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के अनुसार किस मौर्य शासक के राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सही जवाब हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल ने गुजरात के कठियावाड़ में सिंचाई हुए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम जो था वो विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों थे। ठीक है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों नामों से जाना जाता था। चाणक्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत में राज्य का पहला अंग किसे माना गया है? आमात्य को, स्वामी यानी राजा को, जनपद या दुर्ग को? तो स्वामी यानी राजा को माना गया। ठीक है। सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। स्वामी यानी कि राजा, आमात्य यानी कि मंत्री, जनपद यानी भूमि व जनता, दुर्ग मतलब किला, कोष मतलब धन, दंड बल यानी कि सेना और मित्र। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4, 5, 7, 9 या हाँ, तो सही जवाब हो जाता 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक यानी कि अहीर, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, गुप्तचर और सभासद सलाहकार। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या हर्ष को? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एक विशाल भूभाग उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक एक छत्र राजनीतिक सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? उपगुप्त, चाणक्य, भद्रबाहु या मोगलीपुत्र तीर्थ? तो इसका सही जवाब हो जाता है चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त के महामंत्री एवं मार्गदर्शक थे जिन्होंने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा पूरी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक, बिंदुसार, पुराण और सुसीम? तो 16 का सही जवाब है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा किस नाम से पुकारा गया है? तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा जो है अमित्रघात द्वारा पुकारा गया है। 18 नंबर है, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? मेगास्थनीज को, डायमेकस को, डायोनिसियस या प्लिनी को? तो सही जवाब हो जाता है डायमेकस को। ठीक है। सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से कौन सी जो है 3 वस्तुओं की मांग की थी? बिंदुसार ने सीरिया के राजा से किन 3 वस्तुओं की मांग की थी? तो उन्होंने जो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दासनी की मांग की थी। सीरिया के राजा ने जो मदिरा और अंजीर भेज दिए, परंतु यह कहकर दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया कि यूनानी कानून में दार्शनिकों का विक्रय प्रतिबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ठीक है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो था आजीवक।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का संरक्षक एवं अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। 21 नंबर है, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में। औपचारिक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है गृह युद्ध के कारण 4 साल बाद 269 में ईसा पूर्व में जो है अशोक का जो है विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। राजा बनने से पहले अशोक का राज्यपाल वायसराय था। कहाँ का था? तक्षशिला का, अवंती उज्जैन का, कलिंग का या तोसली का? तो अवंती उज्जैन का था। सम्राट बनने से पूर्व अशोक उज्जैन अवंती का राज्यपाल था। उसने तक्षशिला के विद्रोह को भी दबाया था। अशोक की माता का नाम क्या है? या क्या था? अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी धर्मा। दिव्यवादान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 5वें, 10वें, 13वें, 14वें? तो सही जवाब हो जाता है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। कलिंग की राजधानी क्या थी जिस पर अशोक ने अधिकार किया था? कलिंग की राजधानी क्या थी जिस पर अशोक ने अधिकार किया था? तोसली, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तक्षशिला? तोसली। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने जो है तोसली को प्रशासनिक केंद्र बनाया। 27 नंबर है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? मोगलीपुत्र, तिस, उपगुप्त, वसुमित्र, नागार्जुन? उपगुप्त। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक को बौद्ध धर्म में प्रभावित करने वाला बालक यानी कि निग्रोध कौन था? उसका भांजा था, उसका पुत्र था, उसका भाई था या उसका मित्र था? तो उसका भांजा था। कौन था उसका भांजा? दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक सबसे पहले अपने बड़े भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध के प्रवचनों से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस मौर्य शासक काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस मौर्य शासक के काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो इसका सही जवाब हो जाता है अशोक। लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तृतीय बौद्ध संगीत में किस बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या बुद्ध चरित? तो इसका सही जवाब हो जाता है अभिधम्म पिटक। प्रथम संगीत में सूत्र व विनय पिटक रचे गए थे, जबकि तृतीय संगीत में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जो है वो प्राप्त किए थे जेम्स प्रिंसेप ने। 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था।
अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? खरोष्टी, ब्रह्मी, ग्रीक या अरामाइक? सही जवाब है ब्रह्मी। भारत में स्थित अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं? ब्रह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या ग्रीक? तो इसका सही जवाब है खरोष्टी। पाकिस्तान में स्थित शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि यानी दाएं से बाएं लिखे जाने वाले में हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवना प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय उपाधि किस मौर्य राजा की है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ? तो सही जवाब है अशोक। अशोक के अभिलेखों में उसे प्रायः देवना प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है। किस अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक स्पष्ट रूप से मिलता है? गुर्जना व मास्की, नेतुर व उड़े गोलम, ए बी दोनों या भाब्रू शिला लेख? तो सही जवाब है ए और बी दोनों। मास्की, गुर्जरा, नेत्रु और उड़े गोलम लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक अंकित मिलता है। ठीक है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति आस्था प्रकट की? तो सही जवाब हो जाता है भाब्रू वैराट शिलालेख। ठीक है। भाब्रू राजस्थान अभिलेख में अशोक स्वयं को मगधधीराज कहता है और त्रिरत्न में निष्ठा व्यक्त करता है। 37 नंबर है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है जो आर्थिक नीति कर से संबंधित है? सारनाथ और ऑप्शन बी हैं रूमिन देई अभिलेख, सांची या लौरिया और राज? तो सही जवाब है रूमिन देई अभिलेख। नेपाल की तराई में स्थित रूमिन देई अभिलेख से ज्ञात होता है कि बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी में बलि धार्मिक कर माफ कर दिया था तथा भूभाग राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने धर्म प्रसार हेतु किन अधिकारों की नियुक्ति की थी? अशोक ने धर्म प्रसार किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो इसका सही जवाब धम्म महामात्र। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नामक नए पद का सृजन किया जिनका काम समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार करना था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है श्रीलंका में। अशोक ने श्रीलंका के राजा तिस के दरबार में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष की शाखा देकर भेजा था। अशोक के किस शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, पंचम शिलालेख या नवम शिलालेख? तो सही जवाब है प्रथम शिलालेख में। प्रथम वृद्धि शिलालेख में लिखा है कि यहाँ कोई जीव मारा न जाए और ना उसकी बलि दी जाए। ठीक है, किसमें? प्रथम शिलालेख में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है जो भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ पर अंकित है? तो ये जो लिखा गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से उद्ग्रस्त है। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी अभिलेख को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख, धार्मिक अभिलेख, सैन्य अभिलेख या गुप्त अभिलेख? तो सही जवाब हो जाता है रानी का अभिलेख। इसमें अशोक की रानी करुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में किन गुफाओं का निर्माण करवाया था?
तो इसका सही जवाब हो जाता है कर्ण चौपार। सुदामा विष झोपड़ी लोमस ऋषि बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों को जो है काटकर अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीविकों को दान दी थी। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी ग्रीक और अरामिक है? शाहबाजगढ़ी, शरे-कुना यानी कि कंधार, तक्षशिला या कालसी। तो इसका सही जवाब हो जाता है शरे-कुना कंधार। कंधार जो है अफगानिस्तान से प्राप्त शर-ए-कुना अभिलेख यूनानी, ग्रीक तथा अरामाइक 2 भाषाओं में उत्तीर्ण। ठीक है, तो कंधार कहाँ का था? अफगानिस्तान। ठीक है, और यूनानी यानी कि ग्रीक। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या वृद्ध शिलालेख कितनी है? 7, 12, 14 या 18? तो 14 है। अशोक के 14 वृद्ध शिलालेख विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए। मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारियों मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ या महामात्र, विस्पति, ग्रामिक या कुमार? तो सही जवाब हो जाता है तीर्थ या महामात्र। अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय शासन में 18 उच्च अधिकारियों का समूह था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी जो होता है वो समहर्ता होता है। ठीक है, समहर्ता। कलेक्टर जनरल करों का निर्धारण और संग्रह करने वाला मुख्य वित्त अधिकारी था। मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समहर्ता, संधिदाता, नागरिक या दंडपाल? तो संधिदाता। संधिदाता राजकीय कोष एवं भंडागार का मुख्य संरक्षक था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो सही जवाब हो जाता है गुण पुरुष। गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था और गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को क्या कहते थे? संचार संस्था, रूपदर्शक या लक्षण अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब हो जाता है संस्था। स्थिर गुप्तचर संस्था कहलाते थे, जबकि भ्रमणशील गुप्तचरों को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय सिविल कोड को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाता है धर्म स्थानीय। दीवानी अदालत को धर्म स्थानीय तथा फौजदारी अदालत को जो है कंटक शोधन कहा जाता था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा चलाया जाता था? तो 6 समितियाँ थी, प्रत्येक में जो है 5 सदस्य थे। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बांटा गया था। मौर्य काल के मानक मुद्रा करेंसी कौन सी थी? निष्क, पर्ण, कारपाषाण या शतमान? तो इसका सही जवाब हो जाता है पर्ण। मौर्य काल में चांदी का सिक्का पर्ण राज्य की मुद्रा था। मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में सार्थवाह जो कहा जाता था वो व्यापारियों के काफिले संघ के प्रमुखों को कहा जाता था। ठीक है। दूर दराज व्यापार करने वाले कारवां के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? सीता, आवेदक मात्रक, कृष्ट या आकृष्ट? तो उसे आवेदक मात्रक कहते थे। आदेव मात्रक क्या कहते थे? आदेव मात्रक। जिस भूमि पर बिना वर्षा के भी सिंचाई साधनों, नदियों, झीलों से भरपूर उपज होती थी उन्हें जो है आदेव मात्रक भी कहा जाता था। ठीक है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? भाग, सीता, बल या शुल्क? तो उनको जो है सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था और इस पर कृषि का कार्य कराने वाले अधिकारी को जो है सीताध्यक्ष कहते थे।
मौर्य काल का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था जहाँ चाणक्य शिक्षक थे? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी? तो तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला उस समय विश्व प्रसिद्ध ज्ञान एवं उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों चक्रों में विभाजित था, जिनके प्रमुख राजकुमार कुमार आर्यपुत्र होते थे। 62 नंबर है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी और उसका मुखिया कौन होता था? तो इसका सही जवाब है ग्रामिक। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसके प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था। रूपदर्शक नामक अधिकारी का मौर्य काल में क्या कार्य था? तो 60 का सही जवाब हो जाता है सिक्कों मुद्राओं का परीक्षण करने वाला। रूपदर्शक सिक्कों की शुद्धता और प्रमाणता की जांच कराता था। भारत में पत्थरों, शिलाओं पर नक्काशी एवं शिलालेख लिखने की कला सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है अशोक ने। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को सीधे संबोधित करने की प्रथा शुरू की। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश की किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये जो है अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना दीदारगंज एच्ची की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता पटना, बिहार से। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति पर मौर्यकालीन विशेष चमगादड़ ओपदार पालिश देखने को मिलती है। मौर्य काल में निर्मित स्तंभों पर प्रयुक्त चुनार बलुआ पत्थर कहाँ से लगाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाता है मिर्ज़ापुर के पास चुनार से। अशोक के एक ही पत्थर से बने स्तंभों हेतु एक सम पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार की खदानों से तराश कर लाए जाते थे। अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह लायन कैपिटल बने हैं जिसे भारत का राष्ट्र प्रतीक बनाया गया? तो सांची स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ या लौरिया नंदनगढ़? तो इसका सही जवाब हो जाता है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ के सिंह शीर्ष को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, संप्रति, देववर्मन या फिर वृद्धरथ? तो सही जवाब वृद्धरथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट वृद्धरथ था। मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व करके शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है पुष्य शुंग। वृद्धरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में सैन्य निरीक्षण के दौरान वृद्धरथ की हत्या कर शुंग साम्राज्य की नींव रखी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए नागार्जुनी पहाड़ियों में कौन सी गुफाएं बनवाई थी? गोपिका गुफा, वादिक गुफा, वापिका गुफा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राजा दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु गोपिका और वादिथिका और वापिका गुफाओं का दान दिया था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की थी? लड़की की विशाल प्राचीर, 4 दीवारी और खाई, केवल पत्थरों की ऊंची दीवारें, केवल लोहे के दरवाजे, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसका सही जवाब हो जाता है लकड़ी की विशाल प्राचीर, 4 दीवारी और खाई। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल लकड़ी की प्राचीर से घिरा था
जिसमें 64 दरवाजे और 570 बुर्ज थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण इतिहासकार किसे मानते हैं? अशोक के कमजोर व अयोग्य उत्तराधिकारी को, ऑप्शन बी है विशाल साम्राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण का अभाव, आर्थिक संकट एवं प्रांतीय विद्रोह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होता है उपयुक्त सभी। ठीक, उपयुक्त सभी। अशोक की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विभाजन, आर्थिक तंगी और सेनापति पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण बने। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको बोला था कि पूरे जो है मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य काल के जो हम टोटल आपको 70 क्वेश्चन कराएंगे। तो हमने आपको पूरे 70 क्वेश्चन करा दिए। आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और लाइक भी कर देना। ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास शेयर करो ताकि जो है वो सभी जो है इस क्लास से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।